महाराष्ट्र में, झारखंड में काउंटिंग अभी भी लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश बाईपोल्स को लेकर काउंटिंग लगातार जारी है। हर एक अपडेट जो पहुंच रही है वो आप तक हम सबसे पहले पहुंचा रहे हैं और चर्चा भी कर रहे हैं हम। अब देखिए, क्योंकि इन स्टेट्स में काउंटिंग हो रही है, यहाँ अभी इलेक्शन हुआ है और अभी 1-2 महीने बाद दिल्ली में भी विधानसभा इलेक्शन होगा। यहाँ का असर वहाँ कितना पड़ सकता है उसको लेकर भी बात कर रहे हैं। पार्टियों की स्थिति कितनी मजबूत और कितनी वीक होती नजर आ रही है वो भी हम आपको बता रहे हैं। हमारे साथ जो खास पैनल मौजूद था वो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं सभी गेस्ट। प्रदीप सर, आप अपनी बात को कंटिन्यू करिएगा। जो रह गया था, आर्थिक स्थिति पर राज्य के किस तरह का असर पड़ता है अगर इस तरह फ्रीबीज दी जाती है? देखिए, निस्संदेह कि जो भी सरकार बनती है, किसी भी पार्टी की बने, तो उससे कोई सरोकार नहीं है। जो भी सरकार बनती है, जिस स्टेट में भी बनती है, उसका जो भी आर्थिक रूप से जो खर्चा आता है वो सरकार के बाकी के लोग, जो सरकार जो जनता है, उनके टैक्स पेयर का पैसा होता है। और टैक्स पेयर को ये बताना जरूरी होता है कि आप पैसों को जो खर्च कर रहे हो ये किस मद में खर्च हो रहे हैं और किस तरह से आप जनरेट कर रहे हैं। क्या आपको स्टेट पे या स्टेट के लोगों पे, जनता पे कोई एक्स्ट्रा बोझ तो इसका नहीं पड़ रहा। अगर वो विवरण के साथ हो तो आप बिल्कुल दीजिए, लोगों का पैसा है, लोगों पे खर्च कीजिए, कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर पूरे टैक्स पेयर का खर्चा आप चंद वोट की राजनीति के तहत कुछ लोगों पे खर्च करेंगे तो मेरे ख्याल से सवाल उठेंगे और सवाल उठना चाहिए। ये ठीक है, आप इसका पूरी तरह से बताइए कि स्टेट के लोगों पे हम किस तरह से वो पैसा जनरेट करेंगे। जो चीज मुफ्त में देना चाह रहे हैं, आखिर उसका पैसा आएगा कहाँ से? कोई भी चीज नहीं। आप आप 200 यूनिट बिजली भी दे रहे हैं, कोई भी दल है चाहे, तो वो जब बिजली आप खरीद रहे हैं, जो बिजली जनरेट हो रही है, उसका पैसा कहाँ से आ रहा है? तो वो चीजें अगर लोग, ठीक है, मतलब फ्री बीज दीजिए आप प्रदेश की जनता को, लेकिन उसका विवरण भी दीजिए, साथ साथ उनको बताइए भी कि कहाँ से पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है और कितना प्रदेश की जनता को मिल रहा है। ठीक है सर, लॉटरियों में आदेश भारद्वाज जी आपका रुख करती हूँ। कांग्रेस अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए कुछ कर रही है सर? अभी जिन जिन राज्यों में इलेक्शंस हो रहे हैं, बहुत ज्यादा कुछ मजबूत स्थिति में कांग्रेस नजर नहीं आ रही है। दिल्ली के लिए क्या तैयारी है? तैयारी में कहीं कमी तो नहीं रह जा रही है? देखिए, दिल्ली के लिए प्रदेश अध्यक्ष हम तो बराबर लोगों के मुद्दों को उठाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं। आज दिल्ली की आवाज कोई सुनने को तैयार नहीं है। हम यहाँ से एक बस चली थी, इलेक्ट्रिक बस जो है वो बंद हो गई है। वहाँ के लोग हमारे पास आए, उन्होंने जानना चाहा कि आदेश जी ये बस हमारे यहाँ से चली थी प्रधान एन्क्लेव से, बंद हो गई है। तो पता चला जी की सरकार जगह तो लगा के 80 बसें दिल्ली में इलेक्ट्रिक आ गई, 100 बसें दिल्ली में इलेक्ट्रिक आ गई। वो पता चला कि ईवीएम नाम की एक कंपनी की बसें हैं जी। और फरवरी शुरू हुई और अब उनका भुगतान नहीं किया गया फरवरी से अब तक, इसलिए कंडक्टर ने हड़ताल की और बसें सड़कों से गायब हो गई हैं जब उनको पैसा नहीं मिल रहा। एक एमसीडी का कर्मचारी अभी हमारे पास आया, उसका 8 महीने ज्यादा उसको रिटायर हुए हो गए और अपने पीएफ का पैसा लेना चाहता है। उसकी लड़की की शादी है, उसका पैसा उसको नहीं मिल रहा। जिसने अपनी गाड़ी उसको 50 पे जमा पैसा जमा तो वो किसी नहीं, मैं आपका म्यूट करके सुनूंगा तो कोई उसको सुनने को तो कांग्रेस सरकार ने किया। सर फिर ऑडियो की दिक्कत है। मैं लौट रही हूँ आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर बता देते हैं। आज शाम को कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे अरविंद केजरीवाल। शाम 5 बजे पार्टी ऑफिस में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे केजरीवाल। पंजाब चुनाव में जीत पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। आज पार्टी के कार्यकर्ताओं को शाम 5 बजे अरविंद केजरीवाल संबोधित करने वाले हैं। बड़ी खबर है। दरअसल पंजाब में भी बाईपोल्स, उसमें जीत पर कार्यकर्ताओं को आज संबोधित करेंगे अरविंद केजरीवाल। पंजाब में आम आदमी पार्टी की ही सरकार चल रही है, वहां पर भी बाईपोल्स हुए और इन 3 सीटों पर जीत को लेकर अरविंद केजरीवाल पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। शाम 5 बजे का वक्त बताया जा रहा है। मैं वापस आती हूँ, हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका रुख वापस से मैं करना चाहती हूँ। महेश जी, आपने जिक्र किया था कि फ्री की रेवड़ी बांटने की जगह
अगर वो प्रदेश की जनता को सक्षम बनाए, उनको रोजगार दे, उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा करें, तो वो ज़्यादा बेहतर है। उसको लेके भारतीय जनता पार्टी का विजन क्या है? आप लोग अगले इलेक्शंस में क्या विजन इन स्पेसिफिक 2 मुद्दों को लेकर पब्लिक के बीच में जाने वाले हैं? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि जो मैंने जैसे शुरू में आपसे कहा, देश का संविधान, देश का विधि विधान जो है एक वेलफेयर स्टेट का जो है दर्जा इस देश को देता है। और मेरा स्पष्ट मानना है कि फ्री बीच के नाम पर आप उनको फ्री में मदद करिए। जैसे अभी बहना लाडली योजना जो है, बहनी योजना जो हमने शुरू करी, वो महिलाओं के स्वावलंबन को लेकर है। एक महिला शिक्षित है, उसको कहीं अगर हम सहायता देते हैं, वो 10 महिलाओं को जोड़ के अच्छा काम कर रही है, उनको भी कहीं अपने पैरों पे खड़ा कर रही है। दिल्ली में क्या है, बिजली और पानी, महेश वर्मा को भी जरूरत नहीं है, उनको भी फ्री में दो। आपको जरूरत नहीं है, उनको भी फ्री में दो। यानी जो आप एक प्रकार से जो जरूरतमंद हैं, उनकी कहीं उस चीज की उस जरूरत को पूरा ना करके आप उन लोगों को दे रहे हो जिनको जरूरत नहीं। सबसे पहले तो इस बात के ऊपर जो है केजरीवाल मुंह ना चुराए, इसके ऊपर स्पष्ट रूप से बताएं कि दिल्ली में कितनी ऐसी जनता है जिनको 200 यूनिट बिजली की जरूरत है, जिनको 200 लीटर पानी की जरूरत है। और ऐसे लोगों को आप अगर कुछ दे रहे होते तो दिल्ली के ऊपर जो है, दिल्ली जल बोर्ड आज जो है कंगाल नहीं हो रही। दिल्ली जल बोर्ड में आज जो है 1500-1600 करोड़ रुपए गायब नहीं हो जाते। आज जिस प्रकार से आप देखिए, सड़कों पे, कागजों पे सड़क बनाने का काम जो है इस देश में कौन करता है? केजरीवाल। अब इस तरह की परिस्थिति का निर्माण करके आप कहिएगा कि हम फ्री बीच में काम कर रहे हैं, फ्री बीच हमारे लिए संतोषजनक। अब ये अभी श्रीमान जो आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि है, वो क्या कह रहे थे कि भाई देश में जो है 80 करोड़ जनता को जो है आप खाना दे रहे हो, ये देकर जो है जैसे पता नहीं इनको कितना उसके ऊपर ऐतराज है। उन लोगों को लेकर वो खाना ये उन लोगों को दिया जा रहा है जिनको कहीं कोरोना काल में जिनकी माली हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो भूख से मर जाते। तो आपको कहना है फ्री बीज देनी है तो दो, पर जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको दो, सबको मत दो। जिंदगी मिल रही है, ये इन शॉर्ट आप ठीक करते हो, ये अपने आप में दुर्भाग्य। ठीक है सिद्धार्थ शर्मा जी, ठीक है सर, उस पर जवाब ले लेते हैं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में जो लोग आते हैं उनको दीजिए फ्री बीज, सबको मत दीजिए, ऐसा कहना उनका। जी, भाजपा के प्रवक्ता का मोटा मोटी कहना यह है कि भाजपा करती है तो वो तो रामलीला है, आम आदमी पार्टी करती है तो वो उसको मंजूर नहीं है। तो आप मतलब भाजपा क्या है? इस देश की जनता पर आपको भरोसा है या नहीं है? आप कौन से इस देश की जनता क्लास में है और आप उसके मॉनिटर हैं कि आप उनको देखिए कि किसको फ्री भी मिलना चाहिए और किसको नहीं मिलना चाहिए, किसको मिलना चाहिए। अरे महाराज, आप बोलते थे तो सुन रहे थे ना। आप भारत के संस्कृति के संवाहक हैं, संस्कृति के संवाहक। मंथरा जैसे दशरथ और राम बात कर रहे हैं तो मंथरा जैसे बीच में मत बोलिए ना। एक करके बोलिए महेश जी, लॉटरियों में लेट हिम कंप्लीट, वो एक बार कंप्लीट कर लें, फिर उसके बाद मैं आपके पास आ। अरे भारत की उज्जवल संस्कृति के संवाहक भाजपा के प्रवक्ता अगर दो समझदार लोग बात करते समय बीच में बोलेंगे तो अपने आप को मंथरा साबित करेंगे। मंथरा साबित करके कुछ अच्छा अपने आप को साबित नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए देखिएगा, अभी पंजाब में 4 में से 3 सीटें जीती। पंजाब में पिछले 2 साल में 1 लाख से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। तो ये फ्रीबी नहीं होता है, फ्रीबी तब होता है। मुझे ये बताइए कि भारत के प्रधानमंत्री जिस समय कोरोना काल में भारत के सभी लोगों को मुफ्त में वैक्सीन दिए तो वो गलत थोड़े था, वो तो सही था। आज अगर 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है तो वो गलत कैसे है? वो तो सही है, क्योंकि भाजपा के हो या किसी भी सरकार के जो मंत्री हो, वो जो कोठियों में रहते हैं उनको तो खाना मुफ्त में मिलता है, तो लोगों को क्यों नहीं मिले? क्योंकि उनको जो मुफ्त में खाना मिलता है, प्रधानमंत्री जी तो जो 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में घूमते हैं, वो भी तो सरकार का मतलब जनता का पैसा है। तो जनता के पैसे से अगर सरकार पल सकती है तो अपने पैसे से जनता क्यों नहीं पल सकती? सवाल ये उठता है। इस पर प्रदीप जी ने एक बात बोली, सिद्धार्थ जी, उन्होंने कहा, वो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि आप दीजिए फ्रीबीज प्रदेश की जनता को, लेकिन उसका विवरण भी दीजिए। इसको आम आदमी पार्टी कैसे देखती है? विवरण देखिए, भारत में एक व्यवस्था है, सबको पता है।
एक CAG नाम की संस्था है जिसको कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहते हैं। उसका काम ही ये होता है कि भारत में कोई भी सरकार हो, केंद्र या राज्य की, उसकी हर पैसे का, जैसे कि मैं अगर एक छोटा सा रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन भी चलाता हूँ ना, तो मुझे साल भर में एक बार मेरा अकाउंट अपने कमिटी के सामने चार्टर्ड अकाउंटेंट से अप्रूव्ड अकाउंट रखवाना पड़ता है। उसी तरह से मैं अगर व्यक्ति भी हूं, मैं इनकम टैक्स भरता हूं, तो साल में एक बार मुझे अपना बैलेंस शीट इनकम टैक्स को देना पड़ता है। उसी तरह से भारत सरकार के हर पैसा जो खर्च होता है उसका हिसाब किताब CAG नाम की संस्था रखती है। अब CAG का कहना है कि दिल्ली की जो सरकार है वो जो 70,000 करोड़ ला रही है वो तो मुनाफे में ला रही है। तो मुझे ये बताइए कि मैं अगर अपना घर मुनाफे में चला रहा हूं और मैं अगर अपने घर के लोगों को, मैं अपने घर में कर्जा नहीं ले रहा हूं और कर्जा बिना लिए हुए मैं अपनी माताजी को तीर्थ यात्रा करवा रहा हूं, या मैं अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में भेज रहा हूं, या मैं अपनी पत्नी को कहीं यात्रा करवा रहा हूं, या मैं सिनेमा देख रहा हूं, तो मैं पैसा का फिजूल खर्ची थोड़े कर रहा हूं, तो मैंने कमाया हुआ है, मैं लाभ में चल रहा हूं। दूसरी बात, इन्होंने, भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि केवल उन महिलाओं को महाराष्ट्र की योजना के बारे में कहा वो लाड़की बहन योजना है क्योंकि वो भाजपा ला रही है इसीलिए सही है। तो मुझे ये बताइए कि भारत को अगर 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है तो भारत का हर नागरिक को कहीं ना कहीं तो आर्थिक योगदान करना पड़ेगा। इस देश की जो महिलाएं हैं वो भी तो आधी जनता है। आधी जनता को अगर आर्थिक योगदान करना है और 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है तो उस आधी जनता को, उन महिलाओं को कुछ न कुछ तो आप मदद देंगे, क्योंकि आज महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। आप भी एक महिला हैं, आप भी जानती हैं कि महिलाएं भारत में सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही अगर जो काम भी करती हैं तो उनकी कोशिश रहती है कि सूर्योदय के बाद घर से निकलें और सूर्यास्त से पहले घर आ जाए। और अगर हम ऐसी योजना लाते हैं जिसमें कि महिलाएं योगदान कर सकती हैं, उनको मुफ्त यातायात दी जाती, यातायात का सुविधा दिया जाता है, तो उससे तो वो भारत की 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में योगदान कर रही हैं, उसमें किसी को आपत्ति कैसे हो सकती है? ठीक है, ये CAG रिपोर्ट वाले मैटर पर महेश शर्मा जी एक छोटा सा जवाब आपका, फिर प्रदीप जी आपके पास आ रही हूँ और फिर आदेश भारद्वाज जी आपके पास आ रही हूँ। CAG की रिपोर्ट्स को लेकर सवाल पूरा सुन लीजिए। CAG की रिपोर्ट्स को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ये आरोप लगाया कि उसको पटल पे रखना ही नहीं चाहती आम आदमी पार्टी। अब वो कह रहे हैं कि जो CAG की रिपोर्ट है वो ये कहती है कि हम मुनाफे में चला रहे हैं अपनी सरकार, उसमें फ्रीबीज दे भी रहे हैं, तो समस्या क्या है? नहीं मैडम, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं आपके दर्शकों को आगे। मैं दावे के साथ और चुनौती देते हुए इनको कह रहा हूं कि किसी प्रकार का कोई CAG की रिपोर्ट, इवन की लगातार इसकी मांग उठ रही है और दिल्ली हाई कोर्ट में यह मामला लंबित भी है कि किस प्रकार से दिल्ली CAG की रिपोर्ट से बच रही है, क्योंकि उसमें 32,000 करोड़ से ज्यादा रुपए का घपला और घोटाला जिसका हिसाब किताब नहीं मिल रहा है। सोचिए, एक छोटा सा राज्य दिल्ली, जहाँ पे लोग जो है धुएं की वजह से मर रहे हैं, जहाँ लोग जो है स्वच्छ पानी की वजह से को मुहताज किया जा रहा है, जहाँ पे यहाँ रोजी रोजगार, आज युवाओं की जो है बेरोजगारी दर यहाँ सबसे ज्यादा है, जहाँ सड़कों पे जो है, जहाँ कागज पे सड़कें बनाया जा रही है, जहाँ एक शीश महल तैयार करके मुख्यमंत्री जो ये कहता है मैं तो दिल्ली का राजा हूँ। अब इस तरह की सोच और समझ के साथ अगर कोई चीज किया जा रहा है तो स्वाभाविक है कि आप CAG की रिपोर्ट जो है विधानसभा पटल पे नहीं रखेंगे, स्वाभाविक है कि आप ऑडिट नहीं कराएंगे। ये कह रहे हैं कि 70,000 करोड़ में आपको चुनौती देता हूं, नहीं तो ये माफी मांगे, ये बताएं, दिखाएं कि कहां, कब और किस तरह से CAG ने इनको कह दिया कि हम 70,000 करोड़ रुपया जो है दिल्ली सरकार जो है वो कहीं कमा रही है। ये झूठ बोल रहे हैं, आर्टिकल पे दिखा रहे हैं। पढ़ के बताइए क्या लिखा है सर उसमें। इसमें से दिखाने से कुछ नहीं होगा। सवाल यह है कि आपको अगर भरोसा नहीं है, मेरे किसी बयान पे आपत्ति है, मैं कह रहा हूं मैं उस चीज को फेस करने के लिए तैयार हूं, लेकिन दिल्ली की न्यूज के दर्शकों को कम से कम ठगा ना जाए, उतना परोसा जाए, ये जरूरी है। ठीक है, आज मुझे ये समझने की जरूरत है आपके माध्यम से कि मुझे ये बता दे कि ये फ्री बीज के नाम पर जितना भी इस समय कितने ऐसे कार्यक्रम हैं जो फ्री बीज की चला रहे हैं, उसका कितना लाभ जो है लोगों को मिला है, किस प्रकार से युवाओं को नौकरी देने का झांसा देके 550 करोड़ रुपए का जो है घोटाला कर लिया गया। ठीक है सर, गुजरात का भी आ गया स्क्रीन पे। और इस तरह के झूठ बोल के
मैं फिर कह रहा हूँ, इस तरह से झूठ बोल के और माफी मांगने की परंपरा जो है आम आदमी पार्टी में सैकड़ों बार स्थापित हो गया। इनका हर नेता जो है झूठे आंकड़े दिखाता है, झूठी ये समस्या तो है वैसे दिल्ली में, ये समस्या तो है। आम आदमी पार्टी कहती है बीजेपी झूठ बोलती है, बीजेपी कहती है आम आदमी पार्टी झूठ बोलती है, समस्या है। इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं निकलता। ठीक कह रहे हैं आप। इस पर प्रदीप नरूला जी का एक जवाब चाहिए। मैं लौट रही हूँ सर आपके पास। सर ये इशू पिछले 10 साल से है ये डिसकोऑर्डिनेशन, सेम पेज पे ना आना और एक दूसरे को झूठा बोलना। देखिए, पक्ष और विपक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष, ये आरोप प्रत्यारोप तो राजनीति का एक पार्ट है कि वो कहेंगे कि ये सच नहीं बोल रहे, वो कहेंगे वो, उसका रीजन है क्योंकि पूरा जिस तरह से लोग बिना तथ्यों के चीजें सामने रखते हैं, अगर तथ्य साथ पेश की जाए तो दूसरा कोई ये कह भी नहीं सकेगा कि कौन झूठ बोल रहा है या कौन सच बोल रहा है। तो ये ना ही आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, ना ही चैलेंज होगा, क्योंकि आप अगर किसी भी चीज का तथ्य रख देंगे। अभी मेरे आम आदमी पार्टी के मित्र कह रहे थे कि सीएजी है बात, मैं वो बात की ऑडिट की बात नहीं कर रहा हूँ। सबको पता है कि सीएजी आपके उस लेखा जोखा, किस सीएजी का काम है कि आपने किस मद में कितने पैसे खर्च हुए, वो सही तरीके से खर्च हुए या नहीं हुए, वो उसका ऑडिट करती है। हम किसी और चीज की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि जिस योजना, जिस लाभ की योजना, जिस मुफ्त की योजना को आप लागू करने जा रहे हैं, उसका पैसा कहाँ से आएगा, ये लोगों को बताएं। कि क्या लोगों को पता लगे कि मेरे टैक्स पेयर को ये पता लगना चाहिए कि मेरे टैक्स का पैसा कहाँ यूज हो रहा है, क्या वो ठीक यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कुछ लोगों के टैक्स का पैसा कुछ और लोगों पर खर्च किया जा रहा है। ठीक है, वेलफेयर स्टेट है, आप तो लोगों के वेलफेयर कीजिए, लेकिन कम से कम ये बताना चाहिए। मैं उस योजना के की लेखा जोखा की बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने किसमें कितना पैसा खर्च हुआ, उसमें ठीक किया या नहीं किया। आपने 10 पैसे का काम 10 पैसे में या 10 पैसे वाला काम आपने 20 पैसे में कराया, सीएजी उसकी ऑडिट करती है। आप इस तरह को दूसरे राह पे मत डालिए। सीएजी इस चीज की ऑडिट नहीं करती कि आपने जो योजना बनाई उस पे, ठीक है, वो तो आपने साल में लेखा जोखा प्रस्तुत किया कि इस योजना पे हमने इतना पैसा खर्च किया। वो आप डेफिसिट में जाए या आप उसमें लाभ में जाए, फायदे में जाए, वो बात अलग है। हम दूसरे तरह के अलग तरीके की बात कर रहे हैं कि अगर आप टैक्स पेयर को ये एतराज हो रहा है कि मेरा पैसा सही तरीके से खर्च नहीं हो रहा है या गलत खर्च हो रहा है, तो आपको बताने में दिक्कत क्या है? कैसे बताया जा सकता है ये, कैसे इसका विवरण दिया जा सकता है? बिल्कुल दिया जा सकता है कि हम इस योजना को ला रहे हैं, इसमें मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल मैं ये बात करता हूँ कि 200 यूनिट बिजली फ्री जो दी जा रही है, इससे हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर साल भर में इतना खर्च होगा और हम लोग इतना इस खर्च में मद में बचा रहे हैं, उसे हम यहाँ पूरा कर लेंगे। तो वो चीजें बतानी चाहिए। क्या हुआ, घर का हिसाब, अभी कह रहे थे कि घर में भी जब फायदा होता है तो घर के लोगों की योजनाओं पे खर्च किया जाता है, तो ये बताने में क्या हर्ज है कि हमारे इसमें फायदा हो रहा है और यहाँ। ठीक है, एक छोटा सा जवाब सिद्धार्थ जी आपका, फिर आदेश जी के पास जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस इतनी सारी करते हैं, आप ये भी बता दिया करें। अब मैं जिस समय भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे उस समय हमने दिखा दिया कि सीएजी की रिपोर्ट के बारे में वो बोल रहे थे, मैंने दिखा दिया। फिर से एक ही चीज की पुनरावृत्ति करना अच्छी नहीं लगता है। जी एनसीआर के दर्शक समझदार हैं। सीएजी ने, दिल्ली सरकार मुनाफे में चल रही है, ये पूरा का पूरा रिपोर्ट है, मैंने आपको दिखा दिया। सीएजी ने ये भी बोल दिया कि गुजरात में जो सीएजी सिर्फ दिल्ली में नहीं करती है, गुजरात में भी ऑडिट करती है। गुजरात के पीएसयू घाटे में चल रहे हैं, वहाँ घोटाले हो रहे हैं, ये भी सीएजी ने बता दिया। दोनों मैंने बता दिया। मुख्य बात मुझसे पहले जो बोल रहे थे, शायद प्रदीप जी थे, उन्होंने सवाल किया था और मुझे अच्छा लगता है कि किसी आप तथ्यों पर सवाल कीजिए। तो उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, मेरे घर में मैं पति पत्नी हैं, हम दोनों कमाते हैं। मेरी पत्नी प्रोफेसर है, मैं सॉफ्टवेयर वगैरह का काम करता हूँ। साथ में मेरे घर में एक छोटा बच्चा है 10-12 साल का और मेरी माता जी हैं 83 साल की। तो अगर आप सिर्फ हिसाब किताब देखिएगा तो मेरे घर में 2 ही लोग हैं जो कमा रहे हैं और 2 लोग जो हैं, मेरा बच्चा वो कमा नहीं रहा है और मेरी माता जी हैं वो भी कमा नहीं रही हैं। ये दोनों खर्चा, लेकिन इनके ऊपर सबसे ज्यादा खर्चा हो रहा है। घर में दूध आता है तो सबसे पहले बच्चे को मिलता है, बाद में दूसरे को मिलता है।
घर में अगर सब्जी आती है या दवाई आती है तो सबसे पहले मेरी माँ को मिलती है, बाकी लोगों को बाद में मिलती है। तो इसका क्या मतलब है कि मेरी माँ और मेरे बच्चे, मेरा बच्चा, क्योंकि वो आर्थिक रूप से योगदान नहीं कर रहा है, इसीलिए उनको कोई विशेष सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर आप नागरिक हैं दिल्ली का और दूसरी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है इस देश में कि कुछ लोग टैक्स पेयर होते हैं। जिस समय बच्चा पैदा हो जाता है ना, बच्चे के लिए जब आप दूध लेते हैं उसी समय से बच्चा टैक्स पेयर बन जाता है। हर आदमी इस देश में टैक्स दे रहा है। हर आदमी उठते बैठते सांस लेने के अलावा जो भी वो काम करता है उसमें वो टैक्स दे रहा है। तो दिल्ली सरकार के पास 70,000 करोड़ रुपया सालाना टैक्स आता है जनता से, जो कि सीएजी के अनुसार लाभ में चल रही है। अब दिल्ली सरकार अगर अपने नागरिकों को मानव संसाधन मान के उनको और अच्छा काम करो, इसीलिए मैं अगर अपने बच्चे को दूध दे रहा हूं, मैं अपनी माता जी को टॉनिक दे रहा हूं, तो पड़ोसी को दिक्कत क्या हो रही है? मुझे ये बताइए ना कि मैं अपनी माता जी को टॉनिक दूं तो पड़ोस के घर वाले को दिक्कत हो रही है, मैं अपने बच्चे को दूध दूं तो पड़ोस वाले को दिक्कत हो रही है। मतलब मैं आपका कह रहा हूं कि मैं तो पति पत्नी अगर दिल्ली के पब्लिक को आम मिल रहा है तो आम खाए, गुठली ना गिने। जैसे भी आप उनको दे रहे हैं सुविधा, वो सुविधा ले और उसको लेकर सवाल ना पूछेंगे ये पैसा कहाँ से आया, ये पैसा कहाँ गया। चलिए इस टॉपिक को यहाँ पे खत्म करते हैं। मैं दरअसल इस पे बात करना चाहती थी। आदेश भारद्वाज जी आपका एक रिएक्शन चाहती हूँ मैं, फिर उसके बाद सबसे इसी पर बात करेंगे। झारखंड में हमने भी देखा वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन, उन पे करप्शन के चार्जेस लगे, उनकी गिरफ्तारी हुई, जेल गए, बाहर आए। अब जो रिजल्ट आया है विधानसभा इलेक्शंस का, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उनकी गिरफ्तारी करना भारी पड़ गया है बीजेपी को और उनके नाते नजर आएंगे। ठीक उसी तरह की कंडीशन यहाँ दिल्ली में भी देखने को मिली। यहाँ के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया, करप्शन के चार्जेस लगे उन पे। कहीं यहाँ पर भी तो नुकसान नहीं हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी को? इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आप जरा ये बताइएगा, क्योंकि आप भी अलग से ही चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन में तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लॉस होगा तो आपको भी होगा। देखिए, झारखंड के मुख्यमंत्री हों या दूसरे किसी राज्य के मुख्यमंत्री हों, बीजेपी से अलग जो भी सरकारें हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी रूप से का काम करती है। झारखंड के मुख्यमंत्री बेल पे बाहर आए थे तो वर्डिक्ट भी सुप्रीम कोर्ट ने जिन ऊपर उनको जेल पहुंचाया गया था, एक भी नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई सरकार को। तो हर कहीं न कहीं गैर बीजेपी सरकार को प्रताड़ित का, डराने का, धमकाने का काम करती हैं। कुछ लोग गांव में आके टूट जाते हैं और बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, और कुछ लोगों को लड़ने का ईमानदारी होती है। महाराष्ट्र के अंदर मुखर्जी जो है उनको 1 साल तक बंद रखा, और जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो क्या उनके फैसले में लिखा? तो ये भारतीय जनता पार्टी की किस तरह से देश को, ठीक है, ये लेवल प्लेइंग फील्ड को लेकर हमेशा से चुनावों में बात उठती रही है, और इस पर महेश वर्मा जी आपका एक छोटा सा रिएक्शन भी, कहीं जैसे झारखंड में नुकसान हुआ, दिल्ली में भी ना नुकसान हो जाए आपको सीएम गिरफ्तार करने के लिए। महेश वर्मा जी, आवाज आ रही है मेरी आवाज शायद पहुंच नहीं पा रही है महेश वर्मा जी के पास। एक बार ऑडियो उनका दोबारा से कनेक्ट करिए। प्रदीप सर, इस पर आपका रिएक्शन। ये तो जिस भी स्टेट की परिस्थितियां हों, जो लोग तय करते हैं, वो ठीक है कि वो आपने अभी झारखंड का एक एग्जाम्पल दिया कि कहीं सोरेन की गिरफ्तारी से कहीं ये परिणाम तो नहीं आए। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होता कि कोई गिरफ्तारी से ही परिणाम आते हो। उस स्टेट में जो सरकार काम कर रही है, अगर उसके कामकाज से लोग संतुष्ट हैं तो परिणाम शायद उस पर ज्यादा रिलाई करते हैं। चाहे महाराष्ट्र में अब शिंदे और बीजेपी अलायंस, जो महायुति बोलते हैं जिसको, उसका अलायंस रिपीट हो रहा है और बड़े जबरदस्त मार्जिन से हो रहा है। और यहाँ झारखंड में सोरेन सरकार, बड़ी हेमंत सोरेन सरकार बहुत अच्छी आ रही है। तो मेरे ख्याल से अब महाराष्ट्र में तो ऐसी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी। अगर गिरफ्तारी ही क्राइटेरिया है तो गिरफ्तारी महाराष्ट्र में नहीं हुई है। तो मेरे ख्याल से जो लोगों को, जो सरकारों की कार्यशैली है, उससे जो संतुष्टि है, वो जो संतुष्टि लेवल है, अगर या दूसरा अभी अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है
बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं सरकारों के बनने में, कोई एक फैक्टर काम नहीं करता, और उन फैक्टरों को मिलकर ही सरकारें आती और जाती हैं। तो मेरे ख्याल से सिंगल ये कह देना कि कहीं गिरफ्तारी से बहुत ज्यादा फायदा हुआ है या गिरफ्तारी से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, वो मेरे ख्याल से राजनीतिक रूप से सही नहीं होगा। ठीक ठीक। सिद्धार्थ शर्मा जी, दिल्ली में सीएम की गिरफ्तारी, फिर आपके बड़े बड़े नेता थे, वो काफ़ी वक्त तक जेल में रहे, करप्शन के चार्जेस लगे, आपको लगता है ये फैक्टर कोई ये मुद्दा बनेगा इलेक्शंस के टाइम पे, चाहे भले आपके फेवर में काम करे या आपके विरोध में काम करे? सिद्धार्थ शर्मा जी, मेरी बात? जी जी आ रही है सर आवाज अब। देखिए, फिर से मैं कोई उदाहरण देता हूँ। मेरे घर में कोई एक बच्चा है, मैं उसको स्कूल भेजता हूँ, स्कूल भेजा जाता है मेरे बच्चे को पढ़ाई करवाने के लिए, और अगर स्कूल का मास्टर रोज सुबह शाम मेरे बच्चे को पीटना शुरू करे तो मैं वैसे स्कूल में अपने बच्चे को नहीं भेजता हूँ, क्योंकि स्कूल भेजा जाता है बच्चे को पढ़ने के लिए, शिक्षा लेने के लिए, न कि पिटने के लिए। भाजपा का जो मॉडल है कि वो लोगों को सजा देगी, लोगों को टाइट करेगी, ये लोग पसंद नहीं करते हैं। उसका उदाहरण आज जो ताजा चुनाव हुए हैं ना, जिसमें झारखंड मध्य मतदान के दिन वो घूमे और बाहर से भी दूसरी विधानसभा से भी लोग आके गाड़ियों में यहाँ घूम रहे थे, और जहाँ 3 या 4 गाड़ी चलने की अनुमति होती है वहाँ पे 10-10 गाड़ियां लेके लोग चल रहे थे। और जिस प्रकार से पूरा माहौल रहा, उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी का जो परफॉर्मेंस रहा है वो सही रहा है। लगता है अभी और सीटें आ सकती हैं, कई राउंड बाकी है। हाँ, मैं समझती हूँ कि हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि 4 सीटों पे हम लोग अभी भी जीत सकते हैं। थैंक यू सो मच। डिम्पल यादव को सुन रहे थे अभी आप, और अपने परफॉर्मेंस को लेकर उन्होंने बयान दिया है।